हेलो गाइस, जैसे कि हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे उनको हम लोग देख चुके हैं। आज से हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो रियल नंबर में आएगा वो है, रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर का डेफिनेशन होगा द नंबर whose square is non-negative is called रियल नंबर। मीन्स एक ऐसा नंबर जिसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद वो नॉन नेगेटिव नंबर आता है। नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब है या तो पॉजिटिव नंबर आ सकता है या फिर वो नंबर ज़ीरो भी आ सकता है। तो या तो हम लोगों को पॉजिटिव नंबर मिल रहा है या फिर अगर नंबर ज़ीरो मिल रहा है तो उस नंबर को, जिस नंबर का हम लोग स्क्वायर किए हैं, उस नंबर को हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं। ये रियल नंबर का डेफिनेशन हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। कोई भी नंबर को अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने के बाद अगर हम लोगों को वो नंबर नॉन नेगेटिव नंबर मिल रहा है, नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब होता है या तो वो नंबर पॉजिटिव मिल सकता है या फिर हम लोगों को वो नंबर ज़ीरो मिल सकता है। तो या तो हम लोगों को पॉजिटिव या फिर वो नंबर ज़ीरो मिल रहा है, तो जिस नंबर का हम लोग स्क्वायर किए हैं उस नंबर को हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं। इसी चीज़ को चाहे तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। मीन्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो वो रियल नंबर कहलाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे या फिर इरेशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो इन दोनों नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, इसका मतलब वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोगों को रियल नंबर मिलता है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी नंबर्स को पढ़ा है, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, सारा का सारा नंबर रियल नंबर कहलाएगा। क्योंकि सारे नंबर्स के अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, सारे नंबर्स को स्क्वायर करके देखेंगे अगर हम लोग, तो सारे नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। मीन्स या तो पॉजिटिव आएगा या फिर ज़ीरो आएगा। ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो एक होल नंबर है, तो होल नंबर भी, सारा का सारा होल नंबर भी रियल नंबर होता है। तो इन सारे नंबर्स का अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो वो सारा का सारा नंबर पॉजिटिव आ रहा है या फिर ज़ीरो आ रहा है, इसलिए सारा का सारा नंबर रियल नंबर कहलाएगा। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ रियल नंबर। अभी भी मैंने जैसे बताया कि सारा का सारा होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, वो सारा का सारा नंबर रियल नंबर होगा। इसलिए 0, 1, 2, 3, 4/5, 6/10, 9/11, 2.34, 6.38, 9 इंटीजर 4/8, 5 इंटीजर 6/7, 6.23, 223 ... इस तरीके से जितना भी ये सारा नंबर्स होगा, सारा का सारा नंबर रियल नंबर होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 0 एक होल नंबर है, होल नंबर, सारा का सारा होल नंबर रियल नंबर होता है। ये सारे के सारे होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, तो ये भी रियल नंबर होंगे। ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर है, तो ये होल नंबर होंगे। और 2.34, 6.38 ये सारा का सारा नंबर डेसिमल नंबर है, तो ये भी होल नंबर होंगे। 9 इंटीजर 4/8 हम लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पर। 9 इंटीजर 4/8 मिक्स फ्रैक्शन होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन को भी हम लोग चाहें तो रेशनल नंबर के तौर पे तोड़ सकते हैं, तो ये भी रियल नंबर हो जाएगा। ये हम लोगों को एक इरेशनल नंबर दिख रहा होगा, 6.23, 223, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। मीन्स कभी भी ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और ना ही कभी इसका इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, और कभी भी ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। 2-3 रिपीट नहीं हो रहा है, पीरियोडिक रिपीट नहीं है, जैसा कि हम लोग इरेशनल नंबर में पढ़ चुके हैं। तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। और सारा का सारा इरेशनल नंबर हम लोग जानते हैं जैसे कि रियल नंबर होता है, तो ये भी एक रियल नंबर बन जाएगा। तो ये सारे हो गए रियल नंबर्स के एग्जांपल्स। इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो इस डेफिनेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग वर्ड्स के रूप में लिख लेते हैं, द collection of rational and irrational number
आर कॉल्ड रियल नंबर। मीन्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कलेक्शन को देखेंगे, दोनों को अगर हम लोग एक साथ देखेंगे तो वो रियल नंबर कहलाता है। इसी को हम लोग वर्ड्स के रूप में लिख लिया हम लोगों ने। इसके बाद रियल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सो रियल नंबर का दो तरीके का प्रॉपर्टीज़ होता है, एक तो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ होता है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ होता है। दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग डालते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर में हम लोगों को सबसे पहले एडिशनल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। सो सबसे पहला, जिसको ए नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं, एडिशनल प्रॉपर्टीज़। एडिशनल, और ये रेशनल नंबर नहीं है, सॉरी, ये रियल नंबर है। बार बार मेरे से रेशनल नंबर और रियल नंबर में कन्फ्यूज़न होता है, आप लोग सुधार लीजिएगा। द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर अलग है, रेशनल नंबर अलग है, और ये रियल नंबर का प्रॉपर्टी है। एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। सो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में जो पहला पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है वो है क्लोज़र लॉ। पहला लॉ जो है वो है क्लोज़र लॉ। क्लोज़र लॉ क्या होता है? सो इसका स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू रियल नंबर इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। मीन्स अगर कोई भी दो रियल नंबर को अगर हम लोग सम करेंगे, मीन्स उसको ऐड करेंगे या फिर उसको जोड़ेंगे, तो वो हम लोगों को जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। मान लीजिए जैसे कि ए एक रियल नंबर है, बी भी एक रियल नंबर है, ए एंड बी आर रियल नंबर। सो ए प्लस बी अगर हम लोग करेंगे, ए प्लस बी करने के बाद जो आंसर हम लोगों को मिलेगा वो भी एक रियल नंबर मिलेगा, इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। ये भी एक रियल नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स को देख सकते हैं। इसके बाद इसी चीज़ को हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक नंबर ले सकते हैं 3 एंड दूसरा नंबर है 4। देख सकते हैं हम लोग 3 और 4 हम लोग को जो नंबर मिला है ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। सो इसलिए नेचुरल नंबर, होल नंबर रियल नंबर होता है, तो ये भी रियल नंबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर रियल नंबर। ये रियल नंबर है। 3 + 4 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को 7 मिलेगा, जो कि एक नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर है, तो ये भी एक रियल नंबर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर्स या फिर रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, तो ये भी एक रियल नंबर हो जाएगा। ये एग्जांपल्स के थ्रू हम लोगों ने देख लिया। दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है इफ़ ए एंड बी, if A, B and C are real number, means A, B, C अगर 3 रियल नंबर हैं, then A + B + C is equal to A + B + C। मीन्स इसका मतलब है किसी भी नंबर को हम लोग पहले ऐड करें, या तो हम लोग B + C को पहले ऐड कर सकते हैं और बाद में A को ऐड करें। ब्रैकेट का ये मतलब होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग। सो B + C को पहले ऐड करें और बाद में A को ऐड करें। यहाँ पर A + B को ऐड करें पहले और बाद में C को ऐड करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों का अगर हम लोग रिज़ल्ट देखेंगे तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा। क्लियर है? इसी को एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। सो 3, 4, 5 ये 3 रियल नंबर हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर। इन तीनों को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि LHS है। LHS यहाँ पे दिया हुआ है A + B + C, तो इसी तरीके से 3 + 4 + 5 मीन्स 4 + 5 को हम लोग पहले ऐड करते हैं। 4 + 5 = 9 एंड 3 + 9 = 12। तो यहाँ पर रिज़ल्ट हम लोगों को 12 मिल रहा है। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS = 3 + 4 + 5
मीन्स 3 + 4 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा एंड +5, सो 7 + 5 = 12। तो हम लोगों को यहाँ पर आंसर 12 मिल रहा है, यहाँ पर भी 12 मिल रहा है। इसका मतलब LHS और RHS बराबर हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर को पहले ऐड करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रियल नंबर में किसी भी नंबर को पहले ऐड कर सकते हैं, आंसर हम लोगों को सेम ही आएगा। सो 3 + 4 + 5 के ये बराबर हो जाएगा। सो इस लॉ को हम लोगों ने एग्जांपल के थ्रू भी समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है, वो है एसोसिएटिव लॉ के बाद कम्यूटेटिव लॉ आता है। कम्यूटेटिव लॉ कहता है इफ़ A and B आर रियल नंबर, अगर A and B दो रियल नंबर हैं, देन A + B = B + A। ऑलमोस्ट ये एसोसिएटिव लॉ की तरह ही इसका ये भी लॉ होता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं A + B = B + A। मीन्स चाहे हम लोग पहले A को लिख दें और बाद में B को लिखें और उसके बाद ऐड करें, या फिर पहले B को लिखें और A को बाद में लिखें और ऐड करें, दोनों केस में हम लोगों को रिज़ल्ट सेम आएगा। किसी भी नंबर को पहले लिखकर हम लोग ऐड कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिज़ल्ट जो आएगा हम लोगों को सेम आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे कि 3 और 4 दो रियल नंबर हैं, आर रियल नंबर। सो अगर हम लोग 3 + 4 करेंगे तो ये हम लोगों को आंसर आएगा 7, एंड 4 + 3 भी करेंगे तो ये आंसर हम लोगों को 7 ही आएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं किसी भी नंबर को पहले ऐड करें, 3 + 4 = 4 + 3। क्लियर है? इस तरीके से हम लोगों को आंसर मिलेगा कि किसी भी नंबर को हम लोग पहले लिखें, 3 को चाहे पहले लिख सकते हैं या फिर चाहे हम लोग 4 को पहले लिख सकते हैं, रिज़ल्ट दोनों का सेम ही आएगा। ये हो गया थर्ड लॉ, इसको हम लोगों ने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। नेक्स्ट लॉ अब हम लोगों को पढ़ना है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या फिर एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहे हैं। कहीं कहीं पे सिर्फ आइडेंटिटी लिखा हुआ रहता है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब होता है, मीन्स इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है हम लोगों को एक ऐसा नंबर पता करना है जो कि हम लोग किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो वो जिस नंबर में ऐड किए वो अपना आइडेंटिटी नहीं खोगा। आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ। मीन्स एक ऐसा नंबर हम लोगों को ढूंढना है जिसको हम लोग किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो नंबर जो है वो अपना आइडेंटिटी नहीं खो। ये नंबर जिस नंबर में हम लोग ऐड किए हैं वो नंबर अपना आइडेंटिटी नहीं खोएगा। मीन्स वो नंबर जैसे पहले था वैसा ही अभी भी बना रहेगा। तो इस नंबर को, जिस नंबर को हम लोग ऐड किए हैं उसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। और ऐसा नंबर कौन है? ऐसा नंबर सिर्फ 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वो नंबर अपना आइडेंटिटी नहीं खोता है। वो नंबर वैसा का वैसा ही बना हुआ रहता है, जैसा वो पहले था वैसा ही अभी भी बना हुआ रहता है। इसलिए 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और 0 एक रियल नंबर भी है, तो इसलिए इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसलिए देयरफॉर 0 इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। क्यों होता है 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी? क्योंकि A+ अगर हम लोग 0 करेंगे, A के जगह पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, A + 0 करेंगे तो इसका आंसर A आएगा। या फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, 0 + A करेंगे तो मेन 0 में A को ऐड कर सकते हैं या फिर A में 0 को ऐड कर सकते हैं, आंसर हम लोगों को A ही आएगा। और इसलिए हम लोग 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहे हैं, क्योंकि A का ये आइडेंटिटी छीन नहीं रहा है। इसका जो पहला आइडेंटिटी था वही आइडेंटिटी अभी भी है, इसलिए 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहे हैं। क्लियर है एडिटिव आइडेंटिटी? इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि 3 एक रियल नंबर है, 3 इज़ अ रियल नंबर। सो 3 में अगर हम लोग 0 को ऐड करेंगे तो हम लोगों को आंसर 3 मिलेगा। और 0 में भी 3 को ऐड कर देंगे तो आंसर हम लोगों को 3 मिलेगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 3 + 0 = 3 = 0 + 3। और यही कारण है, इसी कारण के वजह से 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं।
सो ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। कभी भी पूछा जाएगा कि रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ होता है, तो ये हम लोगों को याद रखना है, ये याद रखने वाला पॉइंट है कि ज़ीरो जो हो रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी होता है। इसी की तरह है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी का लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स को भी पहले आप लोग समझ लीजिए। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई भी नंबर हम लोगों को कोई भी एक रियल नंबर हम लोगों को दिया गया है, जो कि यहाँ पर है ए जो वो एक रियल नंबर है। क्लियर है, एक रियल नंबर है। तो वैसा एक और रियल नंबर ज़रूर होगा, मीन्स ऐसा एक और रियल नंबर हम लोग पता कर सकते हैं जो कि किस फॉर्म में होगा, लगभग -a के फॉर्म में होगा। इस तरीके से मीन्स -a भी एक रियल नंबर हम लोग पता कर सकते हैं इस तरीके से कि a+ अगर हम लोग -a करें, मीन्स a में अगर इस नंबर को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो हम लोगों का आंसर 0 मिलेगा। इसका ये मतलब होता है मीन्स हर एक नंबर के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए एक और रियल नंबर होता ही है कि दोनों नंबर को अगर हम लोग ऐड करें तो हम लोगों को आंसर 0 मिलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 16 के लिए -16 होगा, 16 + -16 = 0, 4 + -4 = 0, 5 + -5 = 0, 6 + -6 = 0, 2/3 + -2/3 = 0। मीन्स किसी भी नंबर को देखें बस उसके आगे हम लोगों को माइनस लगा देना है, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी होते हैं, वो भी रियल नंबर होते हैं। तो किसी भी नंबर के आगे अगर हम लोग माइनस लगा देंगे तो वो भी एक रियल नंबर ही होगा, और इस तरीके से हम लोगों को उसका एडिटिव इनवर्स भी मिल सकता है। इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि इफ़ a इज़ अ रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट -a विच इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, जो कि ये भी एक रियल नंबर होगा, विच इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर सच दैट a + -a = 0 = -a + a। मीन्स a में अगर हम लोग -a को जोड़ेंगे तो हम लोगों को 0 मिलेगा, और -a में भी हम लोग चाहें तो a को जोड़ सकते हैं, फिर भी 0 ही मिलेगा हम लोगों को। क्लियर है। मीन्स 3 में +3 में -3 को जोड़े फिर भी हम लोग को 0 मिलेगा, या फिर -3 में अगर हम लोग +3 को जोड़े फिर भी 0 मिलेगा। क्लियर है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल की जगह पर। एग्जाम्पल के तौर पे 3 एक रियल नंबर होता है, 3 इज़ अ रियल नंबर। सो इसी तरीके से हम लोगों को -3 भी मिलेगा। वी हैव, हम लोगों के पास -3 भी है, इज़ अ रियल नंबर। और क्यों हम लोग -3 को ही लिए हैं, क्योंकि 3 में अगर हम लोग -3 को जोड़ते हैं तो हम लोगों को आंसर 0 आता है, या फिर -3 में अगर हम लोग 3 को जोड़ेंगे फिर भी आंसर 0 आता है। तो यही कारण है हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 + -3 = 0 बराबर -3 + 3। यही चीज़ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सो इतने प्रॉपर्टीज़ हम लोग को एडिशन प्रॉपर्टीज़ में पढ़ना है, एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ये सारे प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टी कहलाते हैं। जिस तरीके से एडिशन प्रॉपर्टी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में भी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी इसी तरीके से 5 ही मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होता है, नाम भी उसका सिमिलर रहता है, काम भी उसका सिमिलर ही रहेगा। देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में। सो बी नंबर यहाँ पर है, वो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ अब हम लोग को देखना है रियल नंबर का। सो इसी तरीके से जिस तरीके से एडिशन प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी है वो है क्लोज़र लॉ। क्लोज़र लॉ के बारे में हम लोग देखते हैं। क्लोज़र लॉ उसी तरीके से कहता है, इसका स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर इज़ also a real number।
मीन्स दो रियल नंबर के अगर हम लोग दो रियल नंबर को अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, दो रियल नंबर के प्रोडक्ट को देखेंगे, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोगों को रिज़ल्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। क्लियर है? मान लीजिए ए और बी दो रियल नंबर हैं, आर रियल नंबर, सो ए इंटू बी जो हम लोगों को मिलेगा वो भी एक रियल नंबर होगा, इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। यही स्टेटमेंट होता है क्लोज़र लॉ का। क्लोज़र लॉ फिर से, अगर कोई भी दो रियल नंबर हम लोगों को दिया गया है, रियल नंबर, उन दोनों रियल नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोगों को आंसर आ रहा है वो भी एक रियल नंबर होगा। यही क्लोज़र लॉ कहता है। इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि 3 और 4 दो रियल नंबर हैं, आर रियल नंबर, देन 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 करेंगे तो हम लोगों को आंसर 12 मिलेगा। 12 भी एक रियल नंबर होता है, तो ये भी एक रियल नंबर हो जाएगा। सो हम लोगों ने क्लोज़र लॉ को एग्जांपल के थ्रू समझा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों को पढ़ना है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू रियल नंबर, ये दो रियल नंबर हैं, देन ए इंटू, या फिर हम लोग यहाँ पे तीन रियल नंबर देखेंगे, ए बी एंड सी। क्लियर है? यहाँ पे तीन रियल नंबर ले लीजिएगा आप लोग। ए बी एंड सी आर थ्री रियल नंबर, तीन रियल नंबर हैं और थ्री रियल नंबर, ये अगर तीन रियल नंबर हैं, देन ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। मल्टीप्लाई को चाहे तो हम लोग डॉट की जगह पे दिखा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको कन्फ्यूज़न हो जा रहा है कहाँ पर डॉट पुट करें। ज़्यादातर हम यहाँ पर डॉट पुट कर देते हैं जहाँ पर भी मल्टीप्लाई होता है। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं इसी चीज़ को। मीन्स किसी भी नंबर को हम लोग पहले मल्टीप्लाई करें, बी और सी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बाद में ए को मल्टीप्लाई करें। इसका अगर हम लोग आंसर देखेंगे, यहाँ पर ए इंटू बी को हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में सी को मल्टीप्लाई करें, और इसका अगर हम लोग आंसर देखें, दोनों का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों का आंसर हम लोगों को सेम ही मिलेगा। मीन्स इसका मतलब होता है किसी भी नंबर को पहले लिखकर हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाद में पहले नंबर को मल्टीप्लाई करें, ये नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाद में इस नंबर को मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर हम लोगों को सेम ही आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं, जैसे कि 3, 4, 5 ये तीन रियल नंबर हैं, आर रियल नंबर्स, ये तीन रियल नंबर हैं। देन 3 इंटू 4 इंटू 5 मीन्स 4 और 5 को हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। RHS के अनुसार यही आ रही है, LHS के अनुसार यही LHS है। 3 इंटू 4 इंटू 5 मीन्स 4, 5 को पहले मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू 4 इंटू 5 20 एंड 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। RHS सॉल्व करते हैं अब हम लोग। सो RHS है 3 इंटू 4 इंटू 5 मीन्स 3 4 ज़ा 12 एंड 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। तो हम लोग क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर रिज़ल्ट हम लोगों को सेम आ रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, क्या चीज़ बोल सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये चीज़ हो जाएगा। तो ये रिज़ल्ट है। मीन्स किसी भी नंबर को, फिर से वही चीज़ मैं बताऊंगा, तो उसी चीज़ को बताऊंगा कि किसी भी नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के बाद हम लोगों को जो नेक्स्ट लॉ पढ़ना है, आप लोगों को याद होगा, जैसे कि एडिशन प्रॉपर्टी में अभी हम लोगों ने देखा। एसोसिएटिव लॉ के बाद आता है जो लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। सो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का स्टेटमेंट होता है इफ़ ए एंड बी आर टू रियल नंबर, ये दो रियल नंबर है, देन कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक ए इंटू बी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए। फिर से उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। मीन्स किसी भी नंबर को पहले लिखकर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए को पहले लिखें और मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर बी को पहले लिखें और मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में हम लोगों को आंसर सेम आएगा, रिज़ल्ट सेम आएगा।
इसी चीज़ को हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। आप लोगों को ये ज़्यादातर चीज़ समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी आप लोगों को बताऊँगा। सो 3 and 4 आर रियल नंबर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 3 और 4 रियल नंबर होते हैं। देन 3 into 4 इज इक्वल टू 12। 3 को पहले लिखें और 4 को बाद में लिखें और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को आंसर 12 मिल रहा है। नाउ 4 into 3, 4 को पहले लिख रहे हैं, 3 को बाद में लिख रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद भी हम लोगों को आंसर 12 आ रहा है। दोनों केस में आंसर 12 आ रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर को पहले लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो इसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसी तरीके से होगा जैसे कि हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स में पढ़ा था। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन्स एक ऐसा नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, एक ऐसा नंबर हम लोगों को पता करना है जिसको अगर हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर अपना आइडेंटिटी नहीं खोए। मीन्स वो नंबर जैसा पहले था वैसा ही बना रहे, तो उस नंबर को जिसको हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं उसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे। और ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है 1, क्योंकि 1 को हम लोग किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो वो जिस नंबर में मल्टीप्लाई किए हैं वो नंबर अपना एडिटिव इन्वर्स मीन्स अपना आइडेंटिटी नहीं खोता। एडिटिव इन्वर्स नहीं, आइडेंटिटी अपना नहीं खोता है, इसलिए 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे इन्वर्स लिख दिया है मैंने, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मीन्स एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर अपना आइडेंटिटी नहीं खोएगा, तो उस नंबर को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। फिर से इन्वर्स नहीं, आइडेंटिटी बोलेंगे, करेक्ट कर लीजिए। सो 1, इसलिए हम लोग 1 को एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a एक नंबर है, a में अगर हम लोग 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह नंबर हम लोगों को a मिल रहा है, या फिर 1 में हम लोग a को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों केस में हम लोगों को रिज़ल्ट a ही मिलेगा। मीन्स a अपना आइडेंटिटी नहीं खोएगा, इसलिए 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। जैसे कि 3 एक रियल नंबर होता है, 3 इज़ अ रियल नंबर। देन 3 into 1 करेंगे, सो इसका आंसर हम लोगों को 3 मिलेगा। एंड 1 into 3 भी करेंगे तो आंसर हम लोगों को 3 मिलेगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 3 into 1 इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू 1 into 3। इसका मतलब 1 यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यही होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम लोगों ने इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझ लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। सो इसको भी हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे। मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है अगर हम लोगों को कोई भी एक नंबर दिया गया है जो कि एक रियल नंबर है, तो इसी तरीके से हम लोगों को एक और रियल नंबर मिल ही जाएगा कि ये एक और नंबर मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? ये 1/a के फॉर्म में मिलेगा कि दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को आंसर 1 आएगा। मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। सो इस तरीके से हर एक नंबर का हम लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल सकता है। इसका यही बताने का मतलब है कि अगर हम लोगों को एक नंबर रियल नंबर दिया गया है तो एक और रियल नंबर ज़रूर होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को आंसर 1 मिले। इसी चीज़ को हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। इसी चीज़ को हम लोग लिख भी सकते हैं, a इज़ अ रियल नंबर, a एक रियल नंबर है। देन देयर एग्जिस्ट 1/a विच इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, जो कि एक रियल नंबर होगा। किस तरीके से? सच डैट
a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1 इंटू a। मीन्स a में चाहे हम लोग 1/a को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हम लोगों को 1 ही आएगा, या फिर 1/a में a को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a अगर हम लोगों को एक नंबर दिया गया है तो 1/a हम लोग पता कर सकते हैं। जैसा कि 3 अगर हम लोग को नंबर दिया गया तो 1/3 हम लोग को मिल जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है, इसलिए वो रियल नंबर भी हो जाएगा। 4 एक नंबर दिया गया है रियल नंबर, सो 1/4 हम लोगों को इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा। 6/7 दिया गया है एक रियल नंबर, तो हम लोगों को 7/6 मिल जाएगा। इसी तरीके से 6.23 दिया गया तो 1/6.23 मिल जाएगा। इसको फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा हम लोगों को आगे। सो ये हर एक नंबर का हम लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता जा रहा है, और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं हर एक रियल नंबर का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता ही है। इसी को एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं ताकि हमेशा के लिए हम लोगों को याद रहे। 3 इज़ अ रियल नंबर, 3 एक रियल नंबर है। देन हम लोगों को मिलेगा कौन सा नंबर, 1/3। 1/3 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, जो कि एक रियल नंबर होगा। किस तरीके से कि 3 इंटू 1/3 अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों का आंसर 1 आएगा। और 1/3 में भी अगर हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हम लोगों को 1 ही मिलेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, नेक्स्ट पेज में इसको लिखते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को लिख सकते हैं। सो यहाँ तक जो प्रॉपर्टी था वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी था रियल नंबर का। यहाँ तक ये सारे प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुके हैं। रियल नंबर के 2 ही प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एडिशन प्रॉपर्टीज़ एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। और भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि आप लोगों को इस क्लास में नहीं पढ़ना है, इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस, सो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है ऐड 3√2 + 7√3 एंड √2 - 5√3। ये क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। इस क्वेश्चन को आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीका है सॉल्व करने का इसको कि लाइक टर्म्स को हम लोगों को एक साथ लिखना है। अगर हम लोग लाइक टर्म्स एक साथ लिखेंगे तो लाइक टर्म्स को जानते हैं हम लोग कि आसानी तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो सॉल्यूशन 3√2 + 7√3 ये एक नंबर है तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। एडिशन का मतलब प्लस होता है, बीच में प्लस दिए। √2 - 5√3, हर एक नंबर को कोशिश कीजिएगा कि ब्रैकेट के अंदर ही रखें, क्योंकि एडिशन में तो ये आसान होता है, लेकिन जैसे ही सब्ट्रैक्शन होगा सब्ट्रैक्शन की वजह से साइन चेंज होता है। सो इसलिए ये अगर ब्रैकेट के अंदर है तो साइन में हम लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होता है, नहीं तो बाद में कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब इसको ब्रैकेट के बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। सो 3√2 + 7√3, प्लस की वजह से किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, वैसा ही साइन बना हुआ रहेगा। √2 - 5√3, √2 ये दोनों लाइक टर्म्स है तो एक साथ लिखेंगे इसको। 3√2 + √2 एंड 7√3 - 5√3। 3√2 + √2 मीन्स 3, √2 में एक और √2 अगर हम लोगों को दिया गया है तो 3 और 1 4, ये टोटल 4√2 हो जाएंगे। एंड 7√3 में से 5√3 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 - 5 इज इक्वल टू 2, सो ये 2√3। लाइक टर्म्स को लेने का फ़ायदा आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर इस तरीके से हम लोग को नंबर मिलेगा तो √2 जैसे मिल रहा है, √2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 7 - 5 इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आसानी तरीके से हम लोग को आंसर निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। √2 है यहाँ पर, ये √3 है, ये दोनों के दोनों अनलाइक टर्म्स है तो ये आपस में नहीं जुटेंगे। सो यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मल्टीप्लाई 5√11 / 3√11। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 5√11 / 3√11।
इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। सो मल्टीप्लाई करते समय हम लोग को इस चीज़ का ध्यान देना है कि रियल नंबर जो है वो रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। मीन्स ये दोनों ही रियल नंबर है। मीन्स जो इंटीजर वैल्यू हम लोग को दिख रहा है वो इंटीजर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो रूट के अंदर वैल्यू है वो रूट के अंदर वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। मीन्स 5√11 ये एक नंबर है, ब्रैकेट के अंदर इसको पुट किया हम लोगों ने, इंटू 3√11। अब इसके बाद 5√11 ब्रैकेट के बाहर 3√11। 5 जो वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों के दोनों इंटीजर वैल्यू है। सो 5 और 3 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर √11 जो वो √11 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 5 3 ज़ा 15 एंड √11 इंटू √11 आप लोगों को पता होगा, अगर 2 √11 मल्टीप्लाई होंगे तो एक ही 11 बचेगा। मीन्स रूट कैंसिल हो जाता है इस तरीके से। √11 इंटू √11 इसका मतलब होता है √11 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, सो ये 11 बचा। 15 इंटू 11 अगर हम लोग करेंगे सो इसका आंसर आएगा 165। तो इस तरीके से हम लोग आंसर चाहें तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे वो है डिवाइड √15 बाई 3√5। डिवाइड 15√15 बाई 3√5। सो इन दोनों नंबर को आइए अब हम लोग डिवाइड करते हैं। सो ये एक नंबर है, इसको हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर रखा, डिवाइड का साइन हम लोगों ने पुट किया, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करना है 3√5 से। डिवाइड को चाहें तो हम लोग बाई के रूप में भी तोड़ सकते हैं, आसानी तरीके से ये सॉल्व हो जाता है बाई के रूप में तोड़ने पर। सो इसको हम लोग लिख लेंगे 15√15 बाई 3√5। उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, जो इंटीज़र वैल्यू हो वो इंटीज़र वैल्यू के साथ डिवाइड होगा। मीन्स इंटीज़र से हम लोग इंटीज़र को डिवाइड कर सकते हैं, एंड रूट के अंदर जो वैल्यू है उससे हम लोग रूट के अंदर वाले वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 15/3 इंटू रूट, एक ही रूट बचेगा ये, √15/5। ये दोनों रूट मिलकर एक ही रूट बन जाएगा। ये आसानी तरीके से इस तरीके से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अब हम लोग इंटीजर वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 3 ज़ा 15। क्लियर है? तो ये वैल्यू हम लोगों को आ रहा है इंटीजर वैल्यू 5, एंड ये जो रूट के अंदर वैल्यू ये आ रहा है इंटू √3। सो ये आंसर आ जाएगा 5√3। इस तरीके से हम लोग आंसर को ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वैल्यू है सिंप्लीफाइड 2 + √3 इंटू 3 + √5। कितना नंबर क्वेश्चन है? शायद क्वेश्चन नंबर 4 है ये। सिंप्लीफाई 2 + √3 इंटू 3 + √5। इन दोनों नंबर को सिंप्लीफाई करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से इन दोनों नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये 2 + √3 इंटू 3 + √5। एक एक नंबर जो है वो दोनों इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। मीन्स 2 भी जो है वो इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड √3 भी जो है वो इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी को चाहें तो हम लोग उल्टा करके भी बोल सकते हैं। 3 को हम लोग चाहें तो इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √5 को चाहें तो हम लोग इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 तरीका है इसको बनाने का, आप लोग समझ रहे हैं। एक तरीका को समझेंगे तो दूसरा तरीका आसानी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। सो 2 को इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 + √5 एंड प्लस √3 इंटू 3 + √5। इस तरीके से हम लोगों ने ब्रैकेट को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इस नंबर को। लिखने के बाद अब देखिए 2 जो होगा इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। मीन्स 2 इंटू 3 + 2 इंटू √5, √3 इंटू 3 + √3 इंटू √5।
जो भी यहाँ पर एक जैसा वैल्यू देखिएगा, मीन्स इंटीज़र आसानी तरीके से एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड रूट के अंदर जो वैल्यू है वो रूट के अंदर वाले वैल्यू से आसानी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 3 = 6 एंड 2 इंटू √5 इज इक्वल टू 2 √5, 3 + √3 इज इक्वल टू 3 √3 एंड √3 + √5। सो एक ही रूट बचेगा ये, एंड 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। सो ये 15 वैल्यू हो जाएगा। अब ध्यान से आप लोग देखिए, इन नंबर्स को क्या हम लोग ये ऐड कर सकते हैं? सो इन नंबर्स को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पर 6 इंटीजर वैल्यू दिख रहे हैं, √5, √3, √15, सारा का सारा जो वैल्यू है वो अनलाइक टर्म्स है। सो अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई 5 + √5 इंटू 5 - √5, 5 + √5 इंटू 5 - √5। सो बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है। a + b इंटू a - b के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर है? a की जगह पर 5 है यहाँ पर, एंड b की जगह पर √5 है। फिर से a की जगह पर 5, b की जगह पर √5, तो a + b इंटू a - b दिया हुआ है। और ये किसका आइडेंटिटी होता है? सो ये आइडेंटिटी होता है a² - b² का। मीन्स a + b इंटू a - b की जगह पर हम लोग a² - b² चाहें तो लिख सकते हैं। ये इसका आइडेंटिटी होता है। इसी तरीके से हम लोग इसी आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम लोग। सो ये क्वेश्चन है 5 + √5 इंटू 5 - √5। फिर से a + b इंटू a - b के फॉर्म में दिख रहा है, तो a² - b² लिख सकते हैं। मीन्स a की जगह पर यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड b की जगह पर √5 है तो √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, एंड √5 और ये रूट एंड ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो सिर्फ यहाँ पर 5 बचेगा। सो 25 - 5 इज इक्वल टू 20। सो ये आंसर 20 हो जाएगा। सो ये सारे क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन थे रियल नंबर के जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद भी एक टॉपिक यहाँ पर रियल नंबर में बच रहा है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, या फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। सो आइए अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। मीन्स रियल नंबर को ज्योमेट्रिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी इंटीजर्स है, जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये सारा का सारा नंबर भी रियल नंबर होता है, और इन नंबर को रिप्रेजेंट करना हम लोगों ने सीख ही लिया है। ज़्यादातर मैक्सिमम रियल नंबर को अब हम लोगों को रिप्रेजेंट करना आ चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी रियल नंबर हैं जिनको अभी भी रिप्रेजेंट करना नहीं आया है, जो कि इस फॉर्म में होंगे। कोई भी डेसिमल नंबर होगा, और डेसिमल नंबर अगर उसका रूट वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे डेसिमल नंबर का रूट वैल्यू, तो ये हम लोगों से सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल नंबर होगा जैसे कि 6.23 हो सकता है, इसका रूट, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। √4 को, √5 को, ये सारे नंबर्स को हम लोग पहले भी देख चुके हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इसको रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होगा, तो इसी को रिप्रेजेंट करना आज हम लोग सीखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आज जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक सेकेंड, सो पहला क्वेश्चन आज है वो है 4.83। 4.83 को हम लोग किस तरीके से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको। तो जैसा कि मैंने भी यहाँ पर कॉम्पस और स्केल लेके मैं नहीं बैठा था, आप लोग ले लीजिएगा इसको। कॉम्पस और स्केल को बनाने में ये यूज़ होगा, तो आप लोग इसको ले लीजिए। सो आइए 4.83 को देखते हैं। 4.83 बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक 4.83 का लाइन खींचना पड़ेगा। सो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 4.83 है, ये हम लोगों ने बना लिया।
और 4.83 बनाने के बाद हम लोगों को ध्यान देना है, हम लोगों को 1 यूनिट इसको और भी आगे बढ़ाना है। मीन्स ये 4.83 है तो हम लोगों को एक और 4.83 का लाइन तो खींचना है, लेकिन इसको 5.83 तक हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। इसको 1 यूनिट हमेशा इसको हम लोगों को बढ़ाना है। जितना भी लाइन हम लोगों को दिया गया ये एक्चुअली में हम लोगों को सॉल्व करना है रूट 4.83। सो 4.83 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को क्वेश्चन में। सो अगर हम लोगों को 4.83 को रिप्रेजेंट करना है तो 4.83 का लाइन तो हम लोग खींचेंगे ही, प्लस इसको 1 यूनिट और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। मीन्स 5.83 तक इसको बढ़ाएंगे हम लोग। सो ये 5.83 कुछ यहाँ पर आ रहा है ये। सो इस तरीके से हम लोगों ने 5.83 को देखा, और ये रियल लाइन है तो इसको हम लोग चाहें तो और भी कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं इसको। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये है 4.83, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ये है 5.83। इतना बनाने के बाद अब हम लोगों को जो लाइन मिला है 5.83, इसका मिड पॉइंट हम लोगों को ढूंढना है। सो मिड पॉइंट हम लोग कैसे ढूंढते हैं उसको देखिए। इस पॉइंट पे रखकर हम लोगों को एक आर्क बनाना है ऊपर की तरफ हम लोगों ने आर्क बनाया, और एक नीचे की तरफ आर्क बनाना है। छोटा ही बनाइए, यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं छोटा बना रहा हूँ, आप लोग चाहें तो कितना भी बड़ा बना सकते हैं इसको। और इस पॉइंट पे रख के फिर से हम लोग एक आर्क बनाएंगे। सो ये आर्क दोनों जो है वो किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगा एक दूसरे को। जैसे कि 2 पॉइंट हम लोगों को इस तरीके से मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है। इन दोनों पॉइंट को अब हम लोग मिलाएंगे। ये मिड पॉइंट निकालने का तरीका होता है। सो इस तरीके से हम लोगों को दिख रहा होगा ये पॉइंट, जो स्ट्रेट लाइन जो 5.83 का लाइन है वो इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को मिड पॉइंट मिल चुका है। आप लोग को यहाँ पर लग रहा होगा कि हम लोगों ने मिड पॉइंट क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को 5.83 डायमीटर का एक सर्कल बनाना है। सो 5.83 क्योंकि डायमीटर है तो हम लोगों को रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डायमीटर को हाफ़ करते हैं, इसलिए हम लोगों ने 5.83 सेंटीमीटर के लाइन को हाफ़ कर दिया। हाफ़ करने से हम लोगों को रेडियस पता चल गया। अब इस पॉइंट पे रखते हुए इस पॉइंट तक के लेंथ को रेडियस मानते हुए हम लोग एक सेमी सर्कल बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक सेमी सर्कल बनाया, जैसा कि आप लोगों को फिगर में नज़र आ रहा होगा। सेमी सर्कल बनने के बाद ये जो पॉइंट था 4.83, इसको भूलना भी नहीं है हम लोगों को। 4.83 से हम लोगों को एक परपेंडिकुलर बनाना है, और परपेंडिकुलर जो कि बाउंड्री को किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगा। सो परपेंडिकुलर, फिर से परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। क्योंकि हम लोग प्रोटेक्टर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते तो हम लोग यहाँ पर कंपास यूज़ करेंगे। कंपास को यूज़ करते हुए 90 डिग्री का एंगल, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। सो एक सेमी सर्कल हम लोगों ने इसको सेंटर मानते हुए ड्रॉ किया। बिना कंपास को छेड़छाड़ किए हुए फिर से हम लोग इसके बाउंड्री को एक बार और कट करवाएंगे, और एक बार और कट करवाएंगे, 2 बार हम लोग कट करवाएंगे। जिस तरीके से हम लोगों को एक 60 डिग्री और एक 120 डिग्री का पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं पर 90 डिग्री का एंगल होगा। सो अब कंपास को हम लोग ये बदल सकते हैं। सो इस पॉइंट से रखते हुए हम लोग एक आर्क बनाए यहाँ पर, और इस पॉइंट पर रखते हुए हम लोगों ने दूसरा आर्क बनाया। ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे कट करेगा वो हम लोगों को 90 डिग्री का एंगल देगा। सो इस तरीके से हम लोग इस दोनों पॉइंट को मिला दे रहे हैं। यहाँ पर मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। कहीं कहीं पे मैं पेन भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लाइन सारा क्लियर दिखे। सो क्लियर हम लोगों को दिख रहा होगा, ये जो लाइन है हम लोगों ने बनाया ये बाउंड्री को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस तरीके से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो रूट 4.83 को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस हम लोगों ने बनाया था A, B, C, ये सेंटर है तो सेंटर को ज़्यादातर O माना जाता है। सो ये B और ये इस पॉइंट को मान लीजिए ये लेंथ है D। सो ये जो BD लेंथ हम लोगों को दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सो ये रूट 4.83 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? रूट 4.83 को रिप्रेजेंट करेगा। रूट 4.83 तो हम लोगों को मिल चुका है, लेकिन इसको अब हम लोगों को रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना है। रियल लाइन में हम लोग किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे?
सो रियल लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए रूट 4.83 को एक ये रेडियस मानते हुए एक आर्क हम लोग बनाएंगे जो कि रियल लाइन में इस तरीके से इसको कट करेगा, जैसा कि हम लोगों को नज़र आ रहा है। सो इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है। सो ये अगर लेंथ 4.83 है, रूट 4.83 है, तो ये भी लेंथ 4.83 होगा, क्योंकि ये अगर रेडियस है तो ये भी एक रेडियस होगा। इस तरीके से बी और इस पॉइंट का अब हम लोग नाम दे देते ई। सो बी ई जो लेंथ दिख रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंडर रूट 4.83 इसको रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 4.83 है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से देख लेते हैं। मान लीजिए इस बार अब हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है 8.47। ये सारे क्वेश्चन मैं अपने मन से लिख रहा हूँ और बुक में इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ होगा, इसी तरीके का क्वेश्चन होगा, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। फिर से जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, रूट 8.47 को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोगों को सबसे पहले एक लाइन 8.47 का खींचना होगा। सो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो 8.47 है। सो इसको हम लोगों ने मिला लिया। मिलाने के बाद इसको हम लोगों को एक यूनिट और बढ़ाना है। सो 8.47 के बाद ये 9.47 तक हम लोग इसको बढ़ाएंगे। 9.47 यहाँ पर कुछ आ रहा है। सो ये 9.47 का भी लेंथ हम लोगों को मिल चुका है। मिलने के बाद अब हम लोगों को इस 9.47 लेंथ का मिड पॉइंट ढूंढना है। इस लेंथ से लेकर इस लेंथ तक का हम लोगों को मिड पॉइंट ढूंढना है, इस लाइन का मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट ढूंढने के लिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर इस पॉइंट को ये रखते हुए आधा से ज़्यादा हम लोगों को कंपास खोलना है। इस लाइन का आधा से ज़्यादा हम लोगों को कंपास खोलना है। इस तरीके से हम लोग एक आर्क ऊपर बनाएंगे और एक आर्क हम लोग नीचे बनाएंगे। फिर से इस पॉइंट पे रखते हुए हम लोग एक आर्क ऊपर कट करवाएंगे जिस आर्क को हम लोगों ने बनाया है, और इस नीचे वाले आर्क को भी कट करवाएंगे। इस तरीके से हम लोगों को 2 पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर एक ऊपर पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट नीचे। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे अब हम लोग। सो मिलाने से हम लोगों को एक मिड पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर इस 9.47 लेंथ का मिड पॉइंट मिल गया। अगर मीन्स 9.47 डायमीटर है तो डायमीटर का हम लोगों को रेडियस मिल चुका है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस होगा। रेडियस मिलने के बाद अब हम लोगों को सेमी सर्कल बना लेना है। सेमी सर्कल ये रेडियस है। सो इस लेंथ को रेडियस मानते हुए हम लोगों ने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल मिलने के बाद जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे, इस पॉइंट पे हम लोगों को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि 8.47 लेंथ का था। सो इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए फिर से हम लोग एक सेमी सर्कल बनाएंगे। 90 डिग्री पता करना है हम लोगों को, परपेंडिकुलर पता करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री बना रहे हैं। सो एक सेमी सर्कल हम लोगों ने बनाया। ये स्ट्रेट लाइन और ये सेमी सर्कल जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक बिना कंपास को छेड़छाड़ किए हुए हम लोगों ने कंपास को छेड़ दिया थोड़ा सा भी, आप लोग मत कीजिएगा। सो इस पॉइंट पे रखते हुए हम लोगों ने एक आर्क ड्रॉ किया जो कि इस पॉइंट पे कट कर रहा है। फिर इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने एक और आर्क ड्रॉ किया जो कि इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये 60 डिग्री के एंगल को शो करेगा एंड ये 120 डिग्री के एंगल को शो करेगा। क्लियर है? फिर उसके बाद अब हम लोग चाहें तो कंपास को छू सकते हैं, मीन्स थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया यहाँ पर। यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा आर्क ड्रॉ किया जो कि इस सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, मीन्स परपेंडिकुलर हम लोग बना सकते हैं। परपेंडिकुलर बनाने के बाद अब हम लोगों को चेक करना है कि ये बाउंड्री को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम लोगों को बाई चांस नज़र आ रहा है कि ये इसी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ हम लोगों को दिख रहा है। मान लीजिए ये ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी एंड ये पॉइंट है डी। सो ये जो बी डी लेंथ अगर हम लोगों को दिख रहा है तो ये है 8.47 या फिर रूट 8.47 यूनिट का ये लेंथ है। सो इस तरीके से हम लोगों ने रूट 8.47 को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद
इसको अगर हम लोगों को रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो इसको रेडियस मानते हुए BD लेंथ को रेडियस मानते हुए एक आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि रियल लाइन को कट करेगा। इस रियल लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये रियल लाइन को कट करेगा आगे पॉइंट पे। सो इस पॉइंट पे ये रियल लाइन को कट कर रहा है। इस तरीके से अगर ये 8.47 रूट 8.47 को डिनोट कर रहा है सो ये BE लेंथ भी होगा, ये भी रूट 8.47 को ही डिनोट करेगा। सो इस तरीके से हम लोगों ने रूट 8.47 को रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया। इस तरीके से आप लोग जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिए जाएंगे सारे क्वेश्चन को आप रियल लाइन में या फिर ज्योमेट्रिकली रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होप आप लोग सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग मेरे को बिना किसी रोक टोक के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।